नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारतीय रेल ने 1 मई से लेकर 24 मई के बीच 37 लाख श्रमिकों को घर पहुंचाने का दावा किया है। इस दौरान 2813 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। रेल मंत्री इन सब की जानकारी अपने ट्वीट के जरिए हर्षोल्लास से देते हैं। देनी भी चाहिए। आपको भी उनके ट्विटर का अध्ययन करना चाहिए। उपलब्धि का बखान मिलेगा, राजनीति मिलेगी और सरकार का भी एक पक्ष मिलेगा। आपको पता चलेगा कि रेल मंत्री इस उपलब्धि को किस तरह से पेश कर रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं और क्या क्या नहीं बता रहे हैं जो हम बताने वाले हैं। रेल मंत्री के ट्वीट को देखें तो श्रमिक स्पेशल को मंजूरी देने के मामले में केवल विपक्षी दलों की सरकारें देरी कर रही हैं। उनके हिसाब से महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सरकारें देरी कर रही हैं। रेल मंत्री बिहार और यूपी की खूब तारीफ करते हैं। एक ट्वीट में कहते हैं कि यूपी ने 15 दिनों में 400 ट्रेनों को मंजूरी दी है। यह भी जानकारी मिलती है कि श्रमिक स्पेशल की 80% ट्रेनें बिहार और यूपी गई हैं। तो यहां यह समझना बाकी रह जाता है कि जब महाराष्ट्र ने देरी कर दी मंजूरी देने में, तो क्या सिर्फ यूपी और बिहार की त्वरित कार्रवाई से ही इतनी ट्रेनें वहां पहुंच गई हैं। मजदूरों के वीडियो बयान भी ट्वीट किए गए हैं जिसमें श्रमिक स्पेशल चलाने की प्रशंसा होती है। सबारा खातून बिरयानी देने के लिए सरकार का शुक्रिया अदा कर रही हैं, तो कोई ट्रेन चलाने के लिए। लेकिन रेल मंत्री यह नहीं बताते कि क्या सिर्फ उसी ट्रेन में बिरयानी दी गई या फिर बाकी ट्रेन में रायता फैला हुआ था या दिया जा रहा था या दाल फ्राई दे रहे हैं। ये सब जानकारी कम से कम ट्वीट से नहीं मिलती है। एक हैशटैग भी चलता है, बीजेपी विथ माइग्रेंट्स। ट्विटर पर रेल मंत्री जिस तरह की वास्तविकता को पेश करते हैं, पटरी पर वो वास्तविकता उस तरह से नजर नहीं आती है। हम समझते हैं कि सरकारों से चूक हो जाती है, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार अपनी ही कमियों से जुड़ी हुई सूचना को ट्वीट कर देगी तो कौन सा उसका तिलिस्म ध्वस्त हो जाएगा। लोगों को पता तो होता ही है कि कमियां होती हैं, गलतियां भी होती हैं और लापरवाहियां भी होती हैं। कभी कभी अक्सर भ्रष्टाचार भी हो जाता है। रेल मंत्री अगर इस तरह की खबरों को ट्वीट कर देंगे तो किसी को नुकसान नहीं होगा। यही नहीं, क्या रेल मंत्री अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर आपको बताते हैं कि कोई श्रमिक स्पेशल अपने गंतव्य पर पहुंचने में 40 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे, 70 घंटे, 80 घंटे का वक्त ले रही है, जबकि वही दूरी सामान्य दिनों में इसी रफ्तार की ट्रेन 24 से 48 घंटे के समय में तय करती है। क्या रेल मंत्री अजय सिंह की भेजी हुई इस रिपोर्ट को ट्वीट करने का साहस कर सकेंगे? हमको तो लगा कि खा जाएगा, जिसमें मजदूरों का गुस्सा जायज दिख रहा है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रेलवे यार्ड में हंगामा करने वाले मजदूरों का सवाल सही लगता है कि विशाखापट्टनम से वाराणसी होते हुए मुजफ्फरपुर जाने वाली ट्रेन को आधी रात के बाद जंक्शन के पश्चिमी यार्ड में रोक दिया गया। ट्रेन जहां रात भर खड़ी रही, वहां पानी की भी सुविधा नहीं थी। आधी रात से लेकर सुबह तक ट्रेन नहीं चली तो श्रमिकों का गुस्सा फूट गया। इस ट्रेन के यात्री रेलवे पटरी पर उतर गए और रेलवे पटरी पर स्लीपर और रेल लाइन के टुकड़ों को रखकर पूरे रूट को जाम कर दिया। इसके चलते कई गाड़ियां रुक गईं। 7 घंटे बाद इस लाइन पर गाड़ी चलनी शुरू हुई। विशाखापट्टनम से आ रहे, रात में 11 बजे से खड़ा है। 2 दिन से खाना पीना कुछ नहीं मिला है। 1500 रुपया किराया लिया जा रहा है। आप लोग अभी तो क्या किया? कुछ नहीं, अभी तक तो प्लेटफार्म पे आदमी सब रख दिया, पत्थर बोले खाना दो, गाड़ी खोलो। पर ऐसा नहीं है कि इसी की वजह से देरी हो रही है।
देरी हो रही है, बहुत देरी हो रही है, इस वजह से गुस्सा फूट रहा है। पूर्णिया के कोर्ट रूम स्टेशन पर हंगामा हो गया। सूरत से आने वाली ट्रेन में यात्री भूखे हैं, प्यासे हैं। गुस्सा इतना ज्यादा इस तेज गर्मी में चढ़ गया कि वहां जब गाड़ी खड़ी कर दी गई तो वो उतर गए और स्टेशन पर हंगामा कर दिया। पास में आम का पेड़ था, आम ही तोड़कर खाने लगे। ये दृश्य है। यात्री बता रहे हैं कि 4 से 5 दिन लग गए हैं सूरत से पूर्णिया की तरफ जाने में। तो ये आलम है यात्रियों की सजा का, जिसका अनुभव हम श्रमिक स्पेशल से जुड़े ट्वीट में, उसकी वाहवाही की खबरों में हम दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। हम पत्रकार कई बार खबरों के अंत में लिख देते हैं कि मामले की जानकारी होते ही अधिकारी वहां पहुंच गए। अब इन अधिकारियों को मामले की जानकारी हमारे लिखने, बोलने या वीडियो के वायरल होने से पहले क्यों नहीं होती? हम नहीं मान सकते कि अधिकारियों को जानकारी नहीं होती होगी, लेकिन वजह क्या है? 1 मई से श्रमिक स्पेशल को लेकर लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या यह तय कर लिया गया है कि ऐसी खबरों की वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं करना है? हम जो ट्वीट कर देंगे वही दुनिया में सत्य के लिए आदि काल तक स्थापित हो जाएगा। जैसे रेल मंत्री कभी भी ये नहीं बता रहे हैं कि कोई ट्रेन जो पटना के लिए चली थी मुगल सराय से गया की तरफ क्यों चली गई, जो गोरखपुर के लिए चली थी पुरुलिया की तरफ क्यों चली गई। अगर ये जानकारी रेल मंत्री ट्वीट कर दें और खेद प्रकट करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप मुझे अंग्रेजी में बताइए कि कौन सा स्टॉर्म यानी तूफान बवंडर खड़ा हो जाएगा। मुंबई गोरखपुर ट्रेन राउरकेला पहुंच गई, फिर इलाहाबाद होते हुए गोरखपुर पहुंचाई गई। कुर्ला पटना ट्रेन पुरुलिया पहुंच गई, फिर बंगाल के पुरुलिया से पटना लाई गई। बेंगलुरु बस्ती जाने वाली ट्रेन गाजियाबाद पहुंच गई, फिर वहां से बस्ती लाई गई। गोवा बलिया भी भटक कर नागपुर चली गई और नागपुर से ले जाकर बलिया पहुंचाई गई। कुछ अखबारों ने तो यह भी लिखा है कि अपने रूट से भटक कर कहीं और पहुंच जाने वाली गाड़ियों की संख्या 40 है। क्या रेल मंत्री को अपनी तरफ से ये संख्या नहीं बतानी चाहिए थी? ऐसा क्यों है कि रेल मंत्री के ट्विटर अकाउंट पर कुछ और रेल चलती है और पटरी पर चलने वाली रेल कुछ और नजर आती है? परिमल बताना चाहते हैं कि इन ट्रेनों के रूट में भटकाव के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। रेलवे अगर ये दलील दे रही है कि कुछ ट्रेन के साथ ऐसा हुआ है या कहीं ट्रैफिक जाम था इसलिए हो गया है, तो मुझे ये बताइए, फिर तो सामान्य दिनों में इस तरह की घटना रोज होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक जाम तो रोज होता है, रूट जाम तो रोज होता है। तो क्यों नहीं पटना राजधानी बेंगलुरु पहुंच जाती है? ये अपने आप में बहुत अचरज पैदा करने जैसी चीज़ है कि ट्रेन को कहीं जाना था, ट्रेन कहीं पहुंच जाती है और उस पर रेलवे की सफाई आती है कि कंजेशन बहुत ज़्यादा है और ये बड़ी वजह के तौर पर है। शायद रेलवे को याद दिलाना ज़रूरी है कि रोज़ाना करीब 6000 के आसपास ट्रेनें चलती हैं जो ट्रैक पे मौजूद होती हैं और ऑस्ट्रेलिया के बराबर आबादी हर दिन भारतीय रेलवे से सफ़र करती है। यानी करीब 2.5 करोड़ 3 करोड़ की आबादी रेलवे हर दिन एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। ऐसी सूरत में जब महज मुश्किल से 3000 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसमें 40 लाख श्रमिकों को उनके घर पे भेजा गया है, और रोजाना अगर बात करें तो करीब 200 के आसपास का आंकड़ा होता है, 225 के आसपास का, जब श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही होती है। ऐसी सूरत में कंजेशन का हवाला देना कि ट्रेन को कहीं जाना था, अगर कहीं और पहुंच गई तो कंजेशन बड़ी वजह है, और कंजेशन की वजह से रेलवे ये कह रही है कि बिहार और यूपी के लिए करीब 80% ट्रेनें जो हैं वो यहीं पर जा रही है और यहीं पर ये समस्या पैदा हुई है। लेकिन आपको बताएं कि यहाँ पर 600 किलोमीटर दूर जाके ट्रेन खड़ी होती है। जैसे आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर लें कि मुंबई से गोरखपुर के लिए ट्रेन चली, जिसकी दूरी करीब 1645 किलोमीटर है, 1650 किलोमीटर, वो राउरकेला पहुंच गई, और मुंबई से राउरकेला की अगर दूरी मानेंगे तो 1539 किलोमीटर है, और राउरकेला से फिर गोरखपुर अगर आएंगे तो 684 किलोमीटर, यानी करीब 600-625 किलोमीटर ज्यादा जर्नी करनी पड़ गई। यहाँ पे समस्या इस बात से नहीं है, समस्या इस बात से है कि उस समय का कोई मोल नहीं है। समस्या इस बात से है कि उन श्रमिकों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। समस्या इस बात की है कि वो लंबे समय तक भूखे रहते हैं, और शायद यही बड़ी वजह है कि जगह जगह पर हमने देखा कि स्टेशनों पर भूख को लेकर लूट की तस्वीर जो है वो सामने में आई। क्योंकि जब आप
खाली पेट होंगे, जब आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं होगा, तो इस तरह के दृश्य बहुत आम है। यहाँ पर सीधे तौर पर समझना जरूरी है कि एक बड़े नेटवर्क में जब हजारों ट्रेनें चलाई जाती है, करोड़ों मुसाफिरों को पहुंचाया जाता है, तो आज महज 250 और 225 ट्रेन में ऐसी कितनी मुश्किल आ गई कि आपको रूट बदलना पड़ गया, कंजेशन का हवाला देना पड़ गया। और ऐसी 1-2 ट्रेनें नहीं है, कम से कम 4 ट्रेनों का रिकॉर्ड तो हमारे पास है। अखबार कहीं ज्यादा इसके बारे में बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो जाना कहीं और था और कहीं पहुंच जाती है, जो रूट से अलग की तस्वीर जो है वो सामने में निकल कर आती है। और यहाँ पर और भी कुछ अगर ट्रेनें आपको बताएं तो कुर्ला से पटना जाने वाली ट्रेन करीब 1700 किलोमीटर की दूरी है, वो पुरुलिया पहुंच गई। पुरुलिया करीब कुर्ला से अगर दूरी मानेंगे तो करीब 1750 किलोमीटर, और वहां से पुरुलिया से पटना 408 किलोमीटर। यानी जो भी ट्रेन की फहरिस्त है उसमें 500 से 650 किलोमीटर ट्रेन ज्यादा जर्नी कर रही है। लेकिन क्यों? इसकी ठोस वजह शायद रेलवे के पास नहीं है। कंजेशन का हवाला जरूर दिया जा रहा है, लेकिन इससे तकलीफ जो मजदूरों को आती है, वो खाने को लेकर हो, समय को लेकर हो, उनको नहीं जानकारी देने को लेकर हो, ये बहुत सामान्य सी बात हो गई। और आम दिनों में ऐसी चीजें लगातार एक के बाद एक रिपीट हो रही है, एक के बाद एक तस्वीर आ रही है। और शायद यही वजह है कि स्टेशनों पर जो हम देखते हैं कि जो श्रमिक स्पेशल से ट्रेन से उतर के लोग खाने के लिए लूट पड़ते हैं, या भूख को लेकर जो लूट की बात सामने में निकल कर आती है, शायद ये भी बड़ी वजह है कि उनको लंबे समय तक रहना होता है, जानकारी नहीं दी जाती है, और भूख की वजह से वो कई जगहों पर लूट की तस्वीरें भी बहुत आम हो जाती हैं। कमाल कमाल के तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 80% ट्रेनें बिहार और यूपी जा रही हैं, इसलिए इस रूट पर ऐसा हो जा रहा है। 2 बातें बताइए कि पहले भी इससे ज़्यादा संख्या में ट्रेनें चलती होंगी, लेकिन ट्रेनें स्टेशन से नहीं भटकती थी। यह भी बात बताइए कि ठीक है 48 घंटे का सफ़र है तो 50 घंटे, 55 घंटे, कई बार 60 घंटे की देरी हो जाती थी। लेकिन क्या इतनी देरी होनी चाहिए कि 24 घंटे की दूरी आप 60 घंटे में, 80 घंटे में, 90 घंटे में तय करें? क्या इतनी दूरी होनी चाहिए? तो इसलिए हमने सोचा कि 37 लाख यात्रियों के पहुंचाए जाने के अनुभव को हम दर्ज करते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या इनके अनुभव उस वाहवाही से मेल खाते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, सामान्य दिनों में रेलवे हर दिन करीब करीब 6000 गाड़ियां चलाती है और 3 करोड़ यात्रियों को यहां से वहां पहुंचा देती है। लेकिन यहां 1 मई से 24 मई के बीच सिर्फ 37 लाख यात्री पहुंचाए गए हैं, उसमें से भी खाने पीने घंटों घंटों देर से चलने की शिकायतें हैं और स्टेशन भटक जाने की शिकायतें हैं। तो हमने बेंगलुरु से छपरा जाने वाले एक यात्री निर्मल सिंह ने जब हमसे संपर्क किया तो हमने कहा हम तो आपकी ट्रेन में हो नहीं सकते, 3D सुविधा हमारे पास नहीं है जैसे राजनीतिक रैलियों में हुआ करती थी। तो निर्मल सिंह ने अपनी यात्रा को अपने मोबाइल फोन के कैमरे की नज़र से हमें रिकॉर्ड करके भेजा है और उन्होंने लिखकर भी पूरा ब्यौरा दिया है। हम उसके लिखे हुए हिस्से को पढ़ना चाहते हैं। निर्मल सिंह लिखते हैं कि 20 मई को अचानक मुझे बेंगलुरु पुलिस स्टेशन से फोन आया कि 11:26 बजे सुबह बिहार जाना है। 20 मिनट के भीतर स्टेशन पहुंचे। हम लोग 10 थे, टोकन लिया, टिकट मिला, बस में बिठाए गए और खाना भी मिला, लेकिन पानी नहीं मिला। खाना अच्छा था। बस से बेंगलुरु कैंट ले जाए गए, वहाँ स्क्रीनिंग हुई, जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क दिया गया। तब तक शाम के 5 बज गए थे। वहाँ भी एक थैले में खाना और 2 बोतल पानी दिया गया। 20 मई की रात 10:40 के वक्त ट्रेन चलती है। अगले दिन यानी 21 मई के दोपहर 2 बजे खाना पानी दिया जाता है। नागपुर में कुछ नहीं मिलता है। वहां बताया गया कि इटारसी में मिलेगा। इटारसी ट्रेन रात के 2 बजे पहुंचती है। तब हमने ट्वीट करना शुरू कर दिया। 22 मई को दोपहर 1 बजे जबलपुर में खाना मिला। हम लोग 23 घंटे भूखे रहे हैं, प्यासे रहे हैं। 22 मई की रात ट्रेन सतना से चली और प्रयागराज से पहले एक स्टेशन पर 2 घंटे के लिए खड़ी हो गई। फिर उसके बाद प्रयागराज स्टेशन पर 4 घंटे के लिए खड़ी हो गई। हमने काफ़ी ट्वीट किया। फिर वहां पर यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे भूख और प्यास से रो रहे थे। तब जाकर गोरखपुर में खाना मिला। खाना अच्छा था। निर्मल सिंह नाम के इस यात्री ने
हमें बताया कि इस ट्रेन के छपरा पहुंचने से पहले कुछ स्टेशन पहले ही वो उतर गए। उन्होंने कहा कि सामान्य दिनों में 48 घंटे 10 मिनट के वक्त में वो बेंगलुरु से छपरा पहुंच जाते थे, लेकिन ये ट्रेन को पहुंचने में, इस ट्रेन को पहुंचने में 78 घंटे लगे। यानी 30 घंटे की देरी इस वक्त हुई जिस वक्त रूट पर उतनी भीड़ तो नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। 2 दिन से खाना हम लोग को नहीं मिला, बच्चे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पूछा जाएगा तो। बोलिए भैया, इन लोगों को खाना आप कब खिलाए थे लास्ट? इन लोगों ने खाना मिला कल ही दोपहर में मिला है। कितना बजे, कौन सा स्टेशन पे? वो स्टेशन का नाम याद नहीं है, जबलपुर में मिला था। अच्छा, केला मिला था। हाँ। और रोटी, सूखी रोटी और चटनी मिल रहा है खाने के लिए। हाँ, तो उस नहीं ढंग से पानी मिल रहा है, नहीं उसके बाद खाना पीना कुछ नहीं व्यवस्था है सही से। नागपुर जब क्रॉस किया वहाँ ट्विटर पे मैंने ट्वीट किया, फिर मुझे बोला गया कि आप DRM जबलपुर को रिपोर्ट कीजिए। वहाँ मैंने रिपोर्ट किया तो खाना जबलपुर में मिला, नहीं तो वो भी खाना नहीं मिलता। हम लोग पढ़े लिखे हैं, ट्विटर चलाते हैं, ये गरीब मजदूर जिनको अच्छे से व्हाट्सएप चलाने नहीं आता, ये क्या ट्वीट करेंगे, कैसे करेंगे? क्या व्यवस्था है हमारी सरकार की? हम लोग पढ़े लिखे हैं तो कर रहे हैं। अगर हम लोग नहीं होते तो जबलपुर में इनको भी ये भी खाना नहीं मिलता जो ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करने से मिला, वो भी नहीं मिलता। वो भी आप फोटो देख सकते हैं, सूखी रोटी मिली है अचार के साथ, है ना। अंदर घुस हमारी सरकार क्या कर रही है? 20 लाख करोड़ आप किसको दिए मोदी जी? किसको दिए 20 लाख करोड़? किस गरीब को मिला? एक बात बताइए, ये ट्रेन बेंगलोर से चली है 20 तारीख को, हाँ 6:40 शाम को, और ये किस रूट से आई है ट्रेन? ये ट्रेन बनारस गई थी क्या? नहीं, बनारस तो नहीं गई है। तो ये DRM साहब जो ट्वीट किए हैं कि खाना मिला है बनारस में, ये ट्रेन जब बनारस नहीं गई है तो खाना कैसे मिला है? बनारस नहीं गई है, खाना वाना वहाँ पर नहीं मिला है, बल्कि ये फैजाबाद होते हुए गोरखपुर आई है। हाँ, गोरखपुर में भी किसी मौके में खाना दिया गया है। इसके पहले जबलपुर में भी किसी को खाना मिला, कहीं खाना नहीं मिला। फैजाबाद से ट्रेन चली है, अभी तक बस्ती नहीं पहुंची है। कहीं भी ट्रेन रुक जा रही है, कहीं भी खेत में। ये देखिए कैसे लोग बैठे हुए हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया गया हम लोग को बेंगलोर से। सिर्फ 2 बार खाना मिला है 66 घंटों में, और 3 लीटर पानी मिला है। और जंगल में कहीं भी रोक दे रहे हैं, 6-6 घंटे 4-4 घंटे लगा दे रहे हैं। जंगल में पानी मिलेगा, खाना मिलेगा क्या? ये देखिए, कोई सोशल जंगल में खाना और पानी नहीं मिलेगा। और पुलिस वाले बना के भेज रहे हैं, अगले स्टेशन पे खाना मिलेगा। अगले स्टेशन जा रहे हैं तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि भूख के मारे अगले सोया हुआ स्टेशन है। पे खाना मिलेगा। ये हाल है हमारे भारतीय रेलवे का, श्रमिक स्पेशल ट्रेन का। थोड़ा दूर बस स्टेशन से बाहर आके और ये रोक दिया गया है यहाँ पे। और देखिए कैसे लोग उतर रहे हैं, वो देखिए कैसे लोग दौड़ रहे हैं। दौड़ के अभी खाना पानी मिला, लेकिन उतना से नहीं हुआ। 1 बोतल पानी से क्या होता है इतनी गर्मी में? देखिए कैसे लोग उधर से यहाँ से दौड़ के जा रहे हैं। क्या क्या मिला है आपको खाने में? दिखाइए। खाने में पूरी है और सोयाबीन आलू का सब्जी है, अचार है और मीठा है और चावल है। अभी ये ट्रेन कप्तानगंज से खुली है। कप्तानगंज से ये थावे होते हुए सिवान होते हुए छपरा ले जाएगी, जबकि गोरखपुर से डायरेक्ट रूट था इसको छपरा ले जाने का। लेकिन पता नहीं क्यों घुमाया जा रहा है इस ट्रेन को, इतना क्यों परेशान किया जा रहा है पब्लिक को। हम लोग थावे पहुँचे हैं अभी। कितना बज रहा है जी? टाइम कितना हो रहा है? 8:20 हो रहा है। जो 20 तारीख को 6:40 पे पहुंची थी ट्रेन, 23 तारीख को 8:40 पे पहुंची है। इतना बजे रात को थावे स्टेशन पे हैं हम लोग। अब हम एक और यात्री के भेजे गए वीडियो की रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं। इस यात्री को अपना नाम बताने में परेशानी थी, मगर इस यात्री की नज़र से रिकॉर्ड किए गए वीडियो के ज़रिए आप देख सकते हैं, कुछ जान सकते हैं कि श्रमिक स्पेशल, जो एक स्पेशल के तौर पर चलाई गई ट्रेन है, जो बहुत ही मान सम्मान की घोषणा के साथ चलाई गई है, उसके भीतर बैठने वाला मजदूर क्या उस मान और सम्मान को महसूस कर रहा है। ये मुंबई से दरभंगा जाने वाली ट्रेन की कहानी है। यही नहीं,
इस कहानी का एक हिस्सा और आपको जानने को मिलेगा कि जब ट्रेन से यात्री उतरते हैं और उन्हें बस में बिठाकर कहीं और ले जाया जाता है, वो भी प्रक्रिया कितनी दुरूह और जानलेवा है। मुंबई से आ रहे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से 11:30 बजे को गाड़ी खुली है। वहाँ से हम लोगों को कुछ खाने पीने के लिए दिया गया नहीं है। वहाँ से हम लोग रूम से निकले, ये इसमें पानी लेके निकले, यही पानी हम लोग पी के आए अभी तक के। और हम लोगों को ऐसा गाड़ी में चढ़ा दिया गया महाराष्ट्र प्रशासन के द्वारा, जैसे माल जाल बाल भैंस को गाड़ी में ठूसते उस हिसाब से चढ़ा दिया गया है। और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं, कोई पालन नहीं है। प्रशासन ऐसा ताक रहा है खड़ा होकर कि जिसका कि हम लोग कोरोना लेके जा रहे हैं, ऐसा हम लोगों के साथ देखा जा रहा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरा ऐसा भर करके भेज रहा है, जैसा भेड़ बकरी हो। एक सीट पे 4-5 आदमी ऐसा बैठ करके, ये देखिए गेट पर पे भी पब्लिक बैठे हुए हैं, ऐसा जैसा गेट पे सोए हुए हैं। बाथरूम के गेट पे ये है, कोई सीट नहीं है, कुछ नहीं है, बस पब्लिक ऐसा नीचे बिस्तर लगा करके सोया हुआ है। 21 तारीख को रात में 11:30 बजे गाड़ी निकली थी CST से और ये बिहार के लिए जा रही है। अभी गया स्टेशन पे गाड़ी पहुंची है। यहाँ पानी के लिए पब्लिक लाइन में है। 60 घंटा हो चुका है, अभी तक पब्लिक ऐसा ही है। कितना घंटा हो गया आते आते? अरे भाई हम लोगों को तो 21 तारीख को चले हैं, कुछ खाने पीने को अभी तक मुहैया नहीं कराया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट वही है और स्टेट गवर्नमेंट वही है, ये दोनों ने कुछ नहीं किया है हम लोगों के लिए। एकदम परेशान हाल है। गया स्टेशन पर पानी के लिए देखो कैसा कचरे वाला पानी इंसान पी रहा है। हर इंसान परेशान है। अभी दरभंगा जाना है, अभी गया में हम लोग खड़े हुए हैं। अभी हम लोग भूखे प्यासे, कल से ही भूखे प्यासे। कल थोड़ा बहुत पानी उनी मिला तो चिप्स उप्स था तो वही खा के रहे। अभी तक के हम लोग भूखे प्यासे हैं। 2 घंटे बाद गया से निकली है पटना के लिए, पटना से फिर दरभंगा जाएगी। जी अभी पटना जंक्शन पे गाड़ी पहुंची है, यहाँ पब्लिक उतर रही है। ये देख सकते हैं पूरी इतनी बड़ी भीड़ है और यहाँ पे बस 2 ही है। 4-5 आदमी में 2 बस दिख रहे हैं यहाँ पे। पटना जंक्शन बम्बई से कहाँ जाना है? सीतामढ़ी। आप लोग जाइए। बहुत ही बड़ी लाइन है, देख सकते हैं कितनी पब्लिक है और बस सिर्फ 2 ही दिख रही है। बहुत ही बुरा हाल कितने घंटे से आप लोग लाइन में लगे हुए हैं? एक घंटे से लगे हुए हैं। ये देखिए पटना से दानापुर के लिए बस जा रही है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। एक सीट पे 2 आदमी, बीच में भी आदमी खड़ी है। देख सकते हैं कहीं भी कोई भी सोशल डिस्टेंस नहीं है, कहीं भी कोई कोरोना नहीं है। एक सीट पे 2 आदमी है, देख सकते हैं। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं है, कहीं भी कोई कोरोना है, सोशल डिस्टेंस समझ नहीं आता क्या हो क्या रहा है। आगे की कहानी अभी बाकी है। दरअसल ये ट्रेन 21 मई की रात 11:30 बजे मुंबई से दरभंगा के लिए चलती है। 24 मई की दोपहर 12 बजे के आसपास पटना पहुंचती है। करीब करीब 60 घंटे हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जैसा कि यात्री ने दिखाया कि बस में बिठाकर दानापुर ले जाए जाते हैं। तो 12 साढ़े 12 के करीब वो दानापुर से चलते हैं, पटना से चलते हैं दानापुर के लिए, और रात को 12 बजे वो एक ट्रेन पर बिठाए जाते हैं जो ट्रेन
मुजफ्फरपुर पहुंचती है। तो दानापुर से मुजफ्फरपुर पहुंचने में 12 बजे रात को जो वो ट्रेन चलती है, 3:30 बजे जब मैंने यात्री से बात की तो उसने कहा कि अभी अभी पहुंचे हैं। तो इतनी देर में अगर आप गाड़ी से जाएं तो 2 या 2.5 घंटे में पटना से मुजफ्फरपुर पहुंच सकते हैं, लेकिन ये ट्रेन पूरी रात लेती है, 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन तक, और फिर उसके बाद 2-2.5 घंटे और लेती है पहुंचने के लिए। यह व्यक्ति, इसे ढाका जाना था, मोतिहारी के पास ढाका है, ईद के दिन नहीं पहुंच सका समय पर। हमने इसे ईद मुबारक कहा तो इसकी खुददारी देखिए, शर्माते हुए कहा कि अब क्या ही ईद है, बहुत बहुत शुक्रिया, जाने दीजिए। इतनी ही बात उसने कही, ना कोई गुस्सा था या मन में उसके क्या था मैं नहीं जान सका। अब मैं आपको एक और यात्री की कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये ट्रेन भी मुंबई से चलती है और 38 घंटे तक सिर्फ महाराष्ट्र की सीमा में रहती है, यानी इटारसी पहुंचने में 38 घंटे लग जाते हैं। 65 घंटे बीत जाने के बाद ये ट्रेन रफीकगंज पे रुकती है। मुगल सराय से पटना जाने के बजाय गया की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पर गांव के लोग जो हैं वो खाना पानी देते हैं। तो आप सोचिए, इस वीडियो को देखिए और सोचते रहिए कि रेल मंत्री के ट्विटर की दुनिया कितनी शानदार है और प्राइम टाइम की दुनिया उस शानदार से कितनी अलग है। 22 तारीख को 11 बजे CST से निकले, ठीक है। कम से कम 36 से 40 घंटे के अंदर तो हमको अपना स्थान में पहुंचना चाहिए था। हाँ, तो अभी लेकिन हम अभी महाराष्ट्र में ही 36 से 40 घंटे में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ही घूम रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? और खाने पीने को कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ये 50 घंटा, 60 घंटा, 70 घंटा लगाएगा तो आदमी तो वैसे ही मर जाएगा। हाँ। ना पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो सर यहाँ पालन खैर महाराष्ट्र प्रशासन ने नहीं करवाया था, क्योंकि वहाँ पे एक डब्बे में कम से कम 150 से 200 आदमी उपस्थित हैं। ये एक डब्बे की ये हालत है, ये नौबत है। वो तो बात तो दूर है सर, यहाँ खाने पीने की भी कोई सुविधा असुविधा है। भाई 4 दिन हो गया, अभी तक ले जा करके घर नहीं पहुँचा है, ना खाना मिलता है ना पानी मिलता है। पूरी डब्बे क्या कि पूरी ट्रेन ही धारावी से है, उपलब्ध है सारी ट्रेन। इसके लिए हमको लगता है सर सारी सुविधा असुविधा अगर हो रही है तो बताया जा रहा है कि धारावी के कारण ही ऐसा किया जा सकता है, सब बोल रहे हैं। लेकिन सर ऐसा नहीं है, सभी का मेडिकल रिपोर्ट होने के बाद ही बनाया गया है और सभी को बैठाया गया था, बिना रिपोर्ट का किसी को नहीं बैठाया गया। सर आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन है, क्या है सोने का, रहने का, ये आप खुद देख सकते हैं। यहाँ की सुविधा नहीं है। हम लोग ने ये भी देखा है कि इटारसी में खाने की व्यवस्था नहीं दी गई है और कुछ बन पाँव ऐसा कुछ वगैरह दिया गया है, जो 1 2 4 10 फेंक दिया गेट पे उतरने के लिए। ये रहा बन पाँव, आप देख सकते हैं सर, नहीं खाने का है और नहीं देखने का। आदमी खाए तो दूर की बात है सर, क्या खाएगा सर ऐसे बन पाँव को, आप खुद देख सकते हैं सर, खाने के लायक ही नहीं रहा ये बन पाँव। आप देख सकते हैं पुलिस वाला उसके स्टाफ सब वीडियो बना के डालते हैं सामान के साथ घूम करके, और हर डब्बे में एक बॉक्स पानी का 10 15 20 25 डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40 50। आप देख सकते हैं उधर सब बवाल करके रखे हुए हैं। अरे सबको दे रहा हूँ यार। अरे यार 150 200 आदमी है यार, तुम बांट रहे हो ऐसा। 150 200 आदमी है, कैसा तुम बांटोगे? डंडे चलाने की प्रक्रिया उपलब्ध है, देख सकते हैं। एक तो पानी नहीं दे रहा है, उसके ऊपर पानी भर रहा है तो सबको डंडा से मार रहा है। देखिए कितना कसम मार रहा है।
पब्लिक हो गया आपे आपे से बाहर। ड्राइवर को मारने की कोशिश की जा रही है, आप देख सकते हैं, या खुद देख सकते हैं सर कैसे गांव वासियों मदद कर रहे हैं एक दूसरे के। ट्रेन की चैन खिंचवा करके इन लोगों ने बहुत बड़ी राहत दी है, क्योंकि ये सब की वजह से है, सब ट्रेन में मालूम है सर, जैसा जैसा था वो मैंने रिपोर्ट किया था, आप देख सकते हैं गाँव के लोगों ने मदद कर रही है। इसलिए आप श्रमिक स्पेशल को सिर्फ ट्विटर में दी गई जानकारी के आधार पर नहीं देख सकते। यह वक्त उन ट्रेन में सवार मजदूरों की स्थिति के अध्ययन करने का भी है, समझने का भी है कि ट्रेन में चलते हुए भी उन्हें कई घंटे भूखे रहने पड़े, प्यास से गुजरना पड़ा, बच्चों को रोना और बिलखना पड़ा। और इसीलिए इसे अगली कड़ी आपको क्वारंटीन सेंटर से भी जोड़ने की ज़रूरत है। बिहार में क्वारंटीन सेंटर से अभी भी नारेबाजी की खबरें आ रही हैं, अव्यवस्था की खबरें आ रही हैं। लोग जोखिम उठाकर बाहर निकल रहे हैं क्वारंटीन सेंटर से और अधिकारियों की मेज़ तक पहुंच रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक प्रशासन नहीं आएगा तब तक आप लोग अंदर नहीं जाएंगे। हम लोग रोड पे आए, हम लोग 6ठा दिन रोड पे आए, रोड पे बात करेंगे, रोड पे बात करेंगे। हम लोग यहाँ है ना, डॉक्टर साहब है ना, उस सबको होम क्वारंटाइन के लिए जो लोग भी दिल्ली मुंबई से आए उनको छोड़ के सबको होम क्वारंटाइन भेज देंगे। डॉक्टर की टीम है, हर जगह जा रही है, यहाँ नहीं आ रही है। सर हम लोग कितना तारीख से आए हैं? आज हमारी 7वां दिन चल रही है। ठीक है, चला गया। आप लोग एक जगह आइए, बैठिए, डॉक्टर जो आइए तत्काल काम कीजिए। शिकायत आपका जो है वाजिब है, हम सुनेंगे, दिन में बैठ के सुनेंगे। नहीं, पहले हमको सुविधा चाहिए, सैनिटाइज का सामान चाहिए, माउथ फेस वॉश चाहिए, टोटल चीज चाहिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे चीन को लेकर क्या चल रहा है और चीन कहां कहां चल रहा है। 2017 में चीन को लेकर डोकलाम विवाद हुआ था, लेकिन इस बार विवाद लद्दाख के एक इलाके में हो रहा है। भारत अपने इलाके में सड़कें वगैरह बना रहा है, जिसे लेकर चीन को आपत्ति है। इन दोनों पक्षों के बीच जो तनातनी है उसके मौजूदा कारण क्या हैं, स्थिति क्या है, इस पर यह रिपोर्ट देखिए। डोकलाम विवाद के करीब 3 साल बाद एक बार फिर भारत और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। वैसे तो चीनी जवान सरहद के कई इलाकों में घुसपैठ करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त ज्यादा तनाव पूर्वी लद्दाख के 2 सरहदी इलाकों में है। एक गलवान नदी घाटी के पास और दूसरा पैंगोंग त्सो झील के फिंगर्स रीजन में। दरअसल इन इलाकों में चीन का असली ऐतराज भारत द्वारा बनाई जा रही सड़कों और पुल को लेकर है। ऑस्ट्रेलिया के द ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए गलवान नदी के आर पार इस विवाद को दिखाने की कोशिश की है। चीन नहीं चाहता कि भारत यहां सड़क और पुल का निर्माण करे, जबकि भारत के लिए सड़क सामरिक लिहाज से और सीमांत इलाके के लोगों की सुविधा के लिए काफी अहम है। इसी को लेकर पिछले दिनों यहां पैंगोंग त्सो इलाके में चीन और भारतीय सेना के जवानों के बीच भिड़ंत हो चुकी है। इसके बाद से ही चीन ने इन इलाकों में अपनी मौजूदगी काफी बढ़ा दी है। उपग्रह की तस्वीरों से साफ है कि गलवान नदी के उत्तर में चीन ने सैनिक जमावड़ा बढ़ा लिया है। चीन ने यहां कई तंबू गाड़ दिए हैं और उसके कई ट्रक और अन्य भारी वाहन उस ओर खड़े दिख रहे हैं। चीन इस इलाके में बंकर बनाता भी लग रहा है। जवाब में भारत ने भी इलाके में अपनी सेना की मौजूदगी काफी बढ़ा दी है। जानकारों का कहना है कि भारत और चीन के बीच ऐसी स्थितियां पहले भी आई हैं और इसकी वजह है दोनों के बीच सीमाओं को लेकर आपस में सहमत न होना। ये इलाका LAC का है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का है, जिसके बारे में दोनों साइड्स ने अभी तक LAC परसेप्शन एक्सचेंज नहीं किया। यूनिलैटरल परसेप्शन है, दोनों की अपनी अपनी परसेप्शन है कि यहाँ LAC कहाँ तक जाती है। उनकी रणनीति है 2000 से कुछ क्लियर सी आती है कि
जितने भी एरिया हैं जहाँ डिस्प्यूट है वहाँ हर साल कोई ना कोई नया कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इस प्रकार का माहौल जो है कोई नई बात नहीं है, पहले भी इस प्रकार का फेस ऑफ होता आ रहा है और इनको सुलझाने के लिए काफ़ी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और मैकेनिज्म्स हैं, इसके ज़रिए सुलझाया गया था पहले भी। इसी महीने 5 और 6 मई को पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के जवानों के बीच झड़प हुई थी। तब चीनी सेना ने इस इलाके में भारत के गश्ती दल को रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद 9 मई को सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भी दोनों देशों के जवानों के बीच गश्त के दौरान हाथापाई हुई। दोनों ही ओर के कुछ जवान इसमें घायल हुए। हर बार दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद मामले को शांत कराया गया। जानकारों के मुताबिक ऐसे तनावों को हल करने के लिए दोनों देशों के बीच एक स्थापित प्रक्रिया है। 1996 सीबीएन मिलिट्री फील्ड के मुताबिक, जिससे कि एलएसी के ऊपर में जब भी सिचुएशन खराब होती है उसको किस प्रकार हैंडल करना है, उसको ठीक करने के तरीके दिए गए हैं। ईस्टर्न लद्दाख के अंदर में 2 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग साइट्स हैं, हॉटलाइन भी है लोकल कमांडर्स के अंदर में, मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। 2013 के बाद से चीन के साथ सीमा पर 6 बार बड़े विवाद हो चुके हैं। डेपसांग, चुमार, पैंगोंग, डोकलाम और नाकुला में तनाव को हर बार कूटनीतिक स्तर पर सुलझाया गया। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अब तक 22 बार विशेष प्रतिनिधि स्तर पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। डोकलाम विवाद के बाद तो प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच सीमा पर विश्वास बहाली के लिए खास बातचीत भी हुई, लेकिन कुछ समय बाद तनाव फिर उभर आए। दरअसल जब से भारत ने चीन से लगी सीमा पर सड़क निर्माण और हवाई अड्डों को बनाने का काम तेज किया है, तब से ही चीन इस तरह के विवाद खड़े कर रहा है। जानकारों के मुताबिक भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है और सड़कों को बनाने का काम जारी रहेगा। इस बीच इन विवादों के राजनयिक हल की कोशिशें तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय और नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट की निगाह सरहद की पल पल की घटनाओं पर लगी हुई हैं। वैसे जानकार मानते हैं कि इस बार चीन की बौखलाहट की वजह कुछ और भी हो सकती हैं। शी जिनपिंग जो है वो खुद चीन में दबाव में आ रहा है, उसके लोग उसको निंदा कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कोरोना वायरस की हैंडल की थी पहले और जो वो उसके पॉलिसीज हैं उसके बारे में निंदा कर रहे हैं और इस हद तक कि कई लोग कह रहे थे कि उसको पद छोड़नी चाहिए। तो ये एक है और प्रेशर में है वो। दूसरी बात ये है कि उसने ऐलान किया था 2012 में और फिर से 2017 में पार्टी कांग्रेस में 18 और 19 पार्टी कांग्रेस में कि वो चाइना ड्रीम जो है 2021 तक अचीव करेगा और अमेरिका का बराबर या अमेरिका से आगे चीन को ले आएगा 2049 तक। और अब जो लोग देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हांगकांग जो वापस आया था चीन के पास वो अब हाथ से स्लिप हो रही है, निकल रही है। ताइवान जो है उसमें एक प्रो इंडिपेंडेंस पार्टी फिर से भी इलेक्ट हुई है और साउथ चाइना सी में चीन के आगे मतलब वो जो कोशिश कर रहे हैं वो ब्लॉक हो रही है और उनके अंदर के सर्कल में ये भी लग रहा है उनको कि भारत जो है अमेरिका के और करीब चलते जा रहा है। देश में कोरोना संकट के बीच सरकार को सरहद पर ड्रैगन के अतिक्रमण से भी जूझना पड़ रहा है, लेकिन इस बार भी डोकलाम की तरह देश की तैयारी पुख्ता है, इसलिए बात बनेगी तो सिर्फ बराबरी पर। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।